बस कुछ टफ कर दिया गया है और हमारा मानना है सभी मेंटोर्स का कि सिलेबस अब इजी हो गया है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं दी है, लेकिन हाँ पैटर्न चेंज हुआ तो कुछ इजी हुआ या टफ हुआ उसकी भी बात करेंगे और कौन से स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट हुआ है। तो ये सेशन ऑल अबाउट आईबीपीएस एएफओ के बारे में, एग्जाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट डेट्स, किस तरह से आप इस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, प्रीलिम्स जो कि आपके पास 2 मंथ्स है, मेंस की बात करें तो अभी 5 मंथ्स है आपके पास में, या फिर अपकमिंग जो एग्जाम्स आने वाली हैं, नबार्ड ग्रेड ए, आरआरबी एसओ जिसका भी कैलेंडर आ गया है, एफसीआई, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टी बोर्ड, रबर बोर्ड, हॉर्टिकल्चर बोर्ड्स एंड दिल्ली में हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स की आने वाली पोजीशंस। स्टेट लेवल की बात करूं तो आज ही नोटिफिकेशन आ गया है एमपी में आरएईओ का नोटिफिकेशंस। मैंने पहले भी वीडियो डाले थे, मैं जनवरी से जो वैकेंसीज आ रही थी पहले ही अपडेट करवा चुका था कि ये वैकेंसीज आनी है। अगर हम बात कर लेते हैं यूपी की, केन सुपरवाइजर आ गया, एजीटीए का पहले आ ही गया था उसका तो जनरली। अगर हम बात करें बिहार, जो तमाम वैकेंसीज हैं, उत्तराखंड में डब्ल्यू जो फॉर्म चल रहे हैं, हाँ एग्जाम डेट उसका भी एक्सटेंड हो गया, एलईओ का हो गया, तमाम इंफॉर्मेशन अलग अलग सेशंस में हमने किया भी है। इसी यूट्यूब पे आपको कंप्लीट एग्जाम और सबका मिल जाएगा। इसमें हम एएफओ की बात कर रहे हैं। इसके साथ मैं जरूर कहूंगा कि नाबार्ड डेट्स ऑलमोस्ट फिक्स होता है सितंबर अक्टूबर में, आरआरबी एसओ, एफसीआई, इन सभी के एग्जाम्स हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इसकी बात कर लेते हैं। आई से वेलकम टू राव्स करियर इंस्टीट्यूट, बल्लूपुर चौक, देहरादून। देहरादून के राव्स इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। बात करते हैं हम जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या पैटर्न है, लेकिन ये भी चीज कि क्या फाउंडेशन बैच कब चल रहे हैं, तो पहले उसकी इंफॉर्मेशन मैं दे दूं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस हैं। एक बैच है फाउंडेशन फॉर ऑल द एग्जाम्स, एएफओ, नाबार्ड, आरबीआई, आरआरबी एसओ, एफसीआई, टी बोर्ड, रबर बोर्ड, सबके लिए फाउंडेशन बैच है। और दूसरा है सेपरेट बैच फॉर एएफओ। एएफओ का ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच रहेगा। ऑफलाइन से ही ऑनलाइन रहता है, जिसकी प्राइस है 10,000, और अभी 10,000 जिसका प्राइस है, और हमने आप सोचे कितना प्राइस कर दिया होगा। सभी कोर्सेज की अपनी 10, 12, 15,000 रहता है बिकॉज ऑफ टॉप रिजल्ट्स। आप अभी भी एफआरआई का देखेंगे, ऑल इंडिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, चाहे सीयूटी का रिजल्ट्स आ गया, चाहे वो बीएचयू यूनिवर्सिटी की बात की जाए, चाहे एबीएम की हम बात करें, दैट इज वाई कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अभी जो इस कोर्स की हमने प्राइस रखी है फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए 2,1999, उसके बाद एक्सटेंड की जाएगी। क्या मिलेगा आपको? डेली क्लासेस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और एग्रीकल्चर, चारों सब्जेक्ट की। मॉर्निंग आपको 8 o'clock से क्लास स्टार्ट होगी, 12-12:30 तक रहेगी। नेक्स्ट डे टेस्ट होगा जो आज करवाया गया है उस चैप्टर का, तो साथ साथ रिवीजन भी चलेगा। और अगर हम बात करें वीकली आपका टेस्ट होगा जो वीक्स में करवाया गया। ऑफलाइन बच्चों को बुक्स एंड लाइब्रेरी ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा, और ऑनलाइन बच्चों को बुक्स का पीडीएफ मिलेगा। बाकी सब चीजें सिमिलर है। बात कर लेते हैं तो आपको कंप्लीट ये फाउंडेशन बैच, इसके अलावा फाउंडेशन 2 बैच अपने पास में अवेलेबल है। दूसरा बैच जो फाउंडेशन ऑल एग्जाम्स का है उसका भी हमने प्राइस ये रख दिया है, जो कि पहले 8,000 आफ्टर डिस्काउंट था। फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर, यूपीएससी पीसीएस ऑप्शन के लिए, फॉरेस्ट रेंजर, कंजर्वेटिव ऑफिसर्स के लिए, आईएफएस के लिए बैच 14 से स्टार्ट हो रहा है, और ये फाउंडेशन बैच 6 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि ऑल एग्जाम्स को कवर करेगा 6 जुलाई से। ऑफलाइन क्लासेस बल्लूपुर चौक देहरादून ब्रांच से चलेंगी, और यहीं से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी जो इस डेट की मैं बात कर रहा हूं। डब्ल्यूआई और एफआरआई एमएससी एंट्रेंस के लिए भी बैच जो हमने 1 से स्टार्ट कर रहे थे उसको 6 से कर दिया, क्योंकि 4 को अभी जीआरएफ का एग्जाम्स है, और 2 और 3 तारीख को डब्ल्यूआई जिन बच्चों का रिटर्न हो गया क्लियर, उनका इंटरव्यू है, तो इसकी वजह से हमने उसको एक्सटेंड कर दिया बैच को।
चाहे फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री का जेआरएफ एसआरएफ नेट, पीएचडी एंट्रेंस हो, यूजीसी नेट हो, एंड तमाम उसके लिए सेपरेट बैचेस आपके चल रहे हैं अलग अलग डेट्स के ऊपर। राउस केयर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके बच्चा वहां पे चेक कर सकता है। हाँ, एक चीज और, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपको टेस्ट, फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट 10,000 क्वेश्चन जो डेली चैप्टर वाइज आपके चल रहे हैं। चाहे बुक्स का पीडीएफ की मैं बात करूं, और आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मिलेगा, और जो स्पेसिफिक टारगेटेड अगर चाहिए तो वो बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। बात करें अगर हम एसओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आईबीपीएस का पीओ भी आ गया, क्लर्क भी आ गया, और अगर हम बात करें एसबीआई तो एसबीआई पीओ भी आ चुका है, उसके भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं। आप लकी हो कि अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक कॉन्टिन्यूसली एग्जाम से, चाहे वो सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, एक बार प्रिपरेशन करोगे तो मल्टीपल एग्जाम्स आपके लिए हैं। वही सिलेबस आपका आरओ एमपी के लिए है, थोड़ा सा एमपीसी के एंड ऑल थोड़ा सा एक्सटेंड रहेगा। बाकी वैकेंसी उत्तराखंड में भी डबलएओ एलईओ की वैकेंसीज आ चुकी हैं, कैन सुपरवाइजर की भी आने वाली हैं, एडीओ आने वाला है, तो तमाम स्टेट में यार वैकेंसीज आने वाली हैं। बात कर लेते हैं हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एएफओ। ये वैकेंसी एसओ की जो 1000 वैकेंसीज आई है उनमें कौन कौन एलिजिबल हैं हम उसको भी थोड़ा सा यहां देख लेंगे। 1000 टोटल वैकेंसीज है, लेकिन एग्रीकल्चर की 190 है, और भी एक्सटेंड होंगी। अभी एनआर नॉट रिस्पॉन्स, जिस बैंक ने रिस्पॉन्स नहीं किया कितना वैकेंट चाहिए वो बाद में रिपोर्ट करता है, और हमेशा वैकेंसीज एक्सटेंड होती हैं। बात करें तो वैकेंसीज, एसओ वैकेंसीज आईटी कैंडिडेट्स के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, लॉ के लिए है, एचआर है, मार्केटिंग ऑफिसर जो एमबीए किए हुए हैं उनके लिए है, या राजभाषा अधिकारी के रूप में वैकेंसीज होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। बात की जाए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा वो फर्स्ट जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट है 21 जुलाई लास्ट है। एग्जाम डेट पे भी आ जाते हैं, 29 आपका अगस्त को इसका एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एग्जाम होगा, जो पहले से ही कैलेंडर आ चुका था। प्रीलिम्स जो आपका अगस्त, मैंने आपको कहा कि 29 अगस्त को पहले से इसका कैलेंडर आ चुका था। मेंस होगा जो आपका 1 नवंबर को मेंस होगा। कंप्लीट अपना एग्जाम पैटर्न सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बात करते हैं हम, ये पहले से एक आपका कैलेंडर आ चुका था, तो एसओ की एग्जाम्स है वो प्रीलिम्स होगा 29 को, बाकी पीओ की हो गया या क्लरिकल का हो गया वो सेपरेट एग्जाम्स है। आरआरबी एसओ जिसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की वैकेंसी आती है स्केल सेकंड में, वो एक ही एग्जाम है, सिंगल एग्जाम होगा 20 दिसंबर 2026। मतलब पहले ये दीजिए, उसके बाद में वही पैटर्न है नाबार्ड का और इसका पैटर्न, जो कि आप दीजिए दिसंबर में। सितंबर अक्टूबर में आपका नाबार्ड का है, तो मल्टीपल एग्जाम्स आपके पास में। अब वो कैंडिडेट्स जो सिलेबस में चेंजेस जो आप पहले देख लेते हैं कौन कौन से बैंक्स में रहेंगे, ये सारे आपके बैंक्स हैं, विच इज 11 बैंक्स हैं जिनके अंदर आपकी वैकेंसीज है। कुछ में इस बार नहीं दी, कुछ अभी नोट रेस्पॉन्ड है, तो जल्दी इनमें वैकेंसीज भी आ जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर बात करें सैलरी क्या है, तो मिनिमम 48,000 से लेकर मैक्सिमम 85,000, मतलब 50,000 से लगभग 80-85,000 और 90,000 सैलरी होती है। ऑल अलाउंसेस फिर होते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे हाउस रेंट हो या बच्चों की फीस हो, सब कुछ इसमें मिलता है बैंकिंग के थ्रू, और हर 2 साल में आपका प्रमोशन मिलता रहेगा। बात करें एज कैटेगरी, तो मिनिमम जो एज रिक्वायर्ड है वो 20 ईयर है, 20 साल मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम 30 ईयर मैक्सिमम है। बात करते हैं एज रिलैक्सेशंस भी है, SC ST कैटेगरी को 5 ईयर का, ओबीसी को 3 ईयर का, और अदर जो कैटेगरीज हैं उनको 10 ईयर का आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। बात कर लेते हैं हम जो आईटी ऑफिसर्स या बच्चे हैं उनके लिए क्या रिक्वायर्ड है। हम एग्री पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को सबको पता चले 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, इनके अंदर आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस के अंडर होना चाहिए, वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर वही 20 साल से 30 एज रिक्वायर्ड है। कौन एलिजिबल है? एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के सभी स्टूडेंट एलिजिबल हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर
जनरल एग्री से हो, हॉर्टी से बीएससी हो, चाहे फिशरीज से हो, चाहे एक्वाकल्चर, एपिकल्चर, XYZ, चाहे फॉरेस्ट्री से हो, चाहे वो डेयरी से हो, चाहे अगर हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हो, बायोटेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा यहां पे तो 4 ईयर डिग्री होना चाहिए। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरीज या पीसीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन या हमारा बैंकिंग के अंडर अगर कोई डिग्री है, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। फूड साइंस वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल है, एग्रीकल्चर बिजनेस एबीएम वाले एलिजिबल हैं, और फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, फिशरीज इंजीनियरिंग या बीएससी इन फिशरीज, सभी लोग इसके लिए एलिजिबल है। बात करेंगे एलिजिबिलिटी की हो गई, बाकी डिपार्टमेंट्स में कौन कौन कैटेगरी के लिए कौन कौन एलिजिबल है वो आप एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है डेफिनेटली, लेकिन ये सबसे बड़ा बेनिफिट है उन बच्चों के लिए जिनको मैथ और इंग्लिश या रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, जिससे वो बच्चे डरते हैं। तो हुआ क्या, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट पहले प्रीलिम्स में थे, मेरी बात समझिएगा, पहले ये तीनों सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में थे, तो बच्चों को इन तीनों सब्जेक्ट को कवर करना ही पड़ता था। और कोई ऐसा नहीं कि चलो मान लेता हूं मेरा इंग्लिश स्ट्रांग है तो मैं इंग्लिश में ज्यादा ले आऊंगा, मैथ रीजनिंग में कम। लेकिन जिनके तीनों ही प्रॉब्लम है, या दो मैथ और इंग्लिश में, तो एटलीस्ट प्रॉब्लम रहती ही है, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट ऑलमोस्ट 4 या 5 ईयर से, या मैं जनरली कहूँ 6 ईयर से मैथ से कोई कांटेक्ट नहीं होता, इसलिए प्रॉब्लम आना भी लाजमी है। तो अब उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो गया कि चलिए ठीक है, आप एग्रीकल्चर में हाई स्कोर रख लीजिए, इनमें मिनिमम स्कोर रख लीजिए, तो एक ओवरऑल आप कट ऑफ के अब पार पहुंच जाएंगे प्रीलिम्स में। मेंस में भी ऐसा ही हो गया, जैसे मान लेता हूं फॉरेस्ट्री के बच्चे को एग्रीकल्चर उतना ज्यादा परफेक्टली नहीं होता, तो भैया मैथ रीजनिंग इंग्लिश मेंस में अब हो गए तो उनमें स्कोर बना लीजिए, और एग्रीकल्चर में थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। मल्टीपल ऑप्शंस हो गए, तो उन सभी बच्चे जो नॉन एग्री मतलब फॉरेस्ट्री या फूड टेक्नोलॉजी, उन बच्चों के लिए सोने पे सुहागा हो गया। वैसे ऐसा नहीं कह सकता कि मैं फॉरेस्ट्री के बच्चों के लिए एग्री में जाना एएफओ में प्रॉब्लम है, नहीं। मैं अभी आपका रिसेंट जो ये वैकेंसी आई थी उत्तराखंड नैनीताल बैंक में 7 मंथ में, बसार जो यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, 7 मंथ में बच्चे ने नैनीताल बैंक के अंदर एएफओ की पोजीशन ली है, और जो कि बहुत कम सीट्स थी। फॉरेस्ट्री बच्चा सौम्या उनियाल। तो वो चीज आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या कवर करना है और क्या नहीं करना, कौन सा पढ़ना और कौन सा नहीं पढ़ना, ये चीज बहुत जरूरी होती है। तो अब उन बच्चों के लिए बेनिफिट हो गया जो स्पेसिफिक या कॉमन एग्री से नहीं थे। पहली बात, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये हो गया जो AAO ADO स्टेट लेवल पे कर रहे थे, वो डर रहे थे सर उधर मेरे को प्रॉब्लम होने वाली है। कोई बात नहीं, आप एग्रीकल्चर में अगर पॉइंट स्ट्रांग है तो आपके लिए फिर से एक बेनिफिट हो गया कॉमन। फिर बाकी जो नाबार्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइप का ये एक पैटर्न हो गया है, अच्छी बात है। लेकिन वो बच्चे जो पहले से वो बैंकिंग में पीओ क्लैरिकल के लिए भी कर रहे थे, मैथ रीजनिंग उनका स्ट्रांग है और एग्रीकल्चर भी ठीक ठाक है उनका, उन बच्चों को प्रॉब्लम हो, उनके लिए कंपटीशन हो गया उस सेंस में। तो जो वीकर बच्चे थे, अलग डिपार्टमेंट के थे, आप खुश होइए कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, कोई सिलेबस बढ़ने से प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो सकता है उससे। तो आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात से। पहले जो था मैथ रीजनिंग इंग्लिश में क्वेश्चंस आते थे प्रीलिम्स में 50-50-50 और मार्क्स थे 50-50, लेकिन इंग्लिश के हाफ मार्क्स होता 25, तो 150 क्वेश्चंस 125 मार्क्स के होते थे। अब देखिएगा इंग्लिश क्वेश्चंस होंगे 25 और 25 मार्क्स के, रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे 25 और 25 मार्क्स के, क्वांटिटी मैथ के क्वेश्चन होंगे 25 और 25 मार्क्स के। आप सोचिए एग्रीकल्चर का जो होगा ना वो 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के हैं, ये 75 और ये 50, वेटेज हुआ ज्यादा। तो जो डब्ल्यू की प्रिपरेशन करा तो थोड़ा सा इसमें ले आएगा, स्ट्रॉन्ग इसमें रहेगा, हो गया काम उसका। कोई अगर फॉरेस्ट्री का बच्चा तो आपके पास अब 4 ऑप्शन है बैलेंस बनाने के लिए। पहले 3 टायर की कार थी, अब 4 टायर की हो गई, इजी हो गया। 1-2 टायर अगर फुट भी जाए तो हम काम चला सकते हैं। बात कर लेते हैं, सभी पेपर्स हिंदी और इंग्लिश में आते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा।
हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, तो हिंदी मीडियम बच्चा अब टेंशन ना ले। लेकिन इंग्लिश का पेपर तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही होगा। मार्क टाइमिंग यहाँ फिक्स कर दी 20 20 20 और 20, 25 क्वेश्चंस में 15 20 क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज इनफ इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो 80 मिनट्स आपको मिलने वाली हैं, 125 मार्क्स आपका प्रीलिम्स का रहेगा। क्लियर। मेंस में आते हैं तो मेंस में एक चीज, पहले तो यही मैथ रीजनिंग इंग्लिश आपका इन्वॉल्व कर दिया, तो अब देखो दो चीज बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूं क्यों डरना है यार जब चीजों से। अब देखो क्या हुआ, रीजनिंग में बच्चा स्कोर कर सकता था, एक हिंदी मीडियम का या जो मैथमेटिक्स से नहीं है वो बच्चा मैथ में और इंग्लिश में इश्यू आता है, तो देखो मार्किंग क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम हो गए, हुआ ना फायदा। और बात की जाए रीजनिंग में 40 कर दिया, इनमें 30 कर दिया और 40 मार्क्स। वो बच्चा एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग कर सकता है तो एग्रीकल्चर में 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। आप सोचिए 30 40 और 30, 100 का ये और 100 का ये, आधा उधर 100 का मैथ रीजनिंग इंग्लिश हो और आधा इधर 100 का एग्रीकल्चर। कहां प्रॉब्लम आई है? जिस बच्चे को एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री वाला था या कोई अदर जिसमें एग्रीकल्चर में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाता, मत कीजिए, इधर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ओवरऑल देखा जाएगा ना कट ऑफ। तो हाँ, अगर बात करें डिस्क्रिप्टिव जो पार्ट होगा आपका, रिटन टाइपिंग होगा, जो कॉमन प्रॉब्लम्स के ऊपर, जैसे हो गया ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आपको रिटर्न करना है, वुमेन एम्पावर के ऊपर आपका लेटर आ सकता है, ऐसे आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है, बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है। आप देखिए 30 मिनट मिलते हैं और आराम से इजीली लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले से टॉपिक पता है, फॉर्मेट हमें ये पता है कि हाँ इस तरह से फॉर्मेट लिखना है, जिसने बता दिया वो कहानी लिखनी होती, कोई बड़ी चीज नहीं होती। क्लियर है। बात करते हैं, हाँ हिंदी मीडियम बच्चे को थोड़ा सा इस पे ऊपर काम करना होगा। टोटल 225 मार्क्स का, 200 का ये हो गया और 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा। ये आपका मेंस का पैटर्न आ गया है। बात करते हैं, ये बैंक्स टोटल अभी तक आई है वैकेंसी 190, इस बार नो डाउट कम है, लेकिन जहां पे एनआर है, एनआर का मतलब नोट रिपोर्ट, इन बैंक्स ने अभी नहीं कहा कि भैया हमें जरूरत है या नहीं जरूरत, तो वो चीज और हो सकता है बाकी बैंक्स भी इसमें अपॉइंट करें। यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 90 है और बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया है वैकेंसीज इसने 100 है। लेकिन हम बात करें, ये बैंक हमेशा देते भी जाता है, यूनियन बैंक भी ज्यादा देता है और एक बैंक इंडियन बैंक देता है, या मैं जनरली कहूँ हाँ इंडियन बैंक, ये भी ज्यादा हमेशा वैकेंसी देता है, तो श्योर ये वैकेंसीज इंक्रीज होंगी, तो उस चीज से टेंशन ना लें। जितनी कम वैकेंसीज होती हैं उतना ही कम कंपटीशन भी होता है। ये ना सोचे कि आप 5 वैकेंसी आ रही है तो आप सोचे फॉर्म भी उतने ही भरेंगे। नाबार्ड की जो वैकेंसी कम होती है तो आप सोचो कट ऑफ कितना जाता है, 50% से ज्यादा कभी कट ऑफ नहीं गया है किसी भी सब्जेक्ट का, तो इसका भी बेनिफिट होता है, आप उस चीज को नेगेटिव ना लें। क्लियर है। आपको बैचेस के लिए राउस केयर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जाकर वहां एनरोल कर सकते हैं। बैचेस का जो मैंने बताया कि अभी प्राइस डिक्रीज कर दी गई है। न्यू बैचेस चलने वाले हैं 6 से फाउंडेशन बैच एंड सेपरेटली ईएफओ का बैच, ऑनलाइन से ही ऑफलाइन होगा, सब कुछ सिमिलर होगा। राउस कैरियर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको टेस्ट, हमने बच्चों को इस बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पीवाईक्यूज है, वो टेस्ट हमने फ्री कर दिए गए हैं। हमारा इंस्टीट्यूट सिर्फ एग्री और फॉरेस्ट्री का ही है। बात करें इस सेशन को, प्लीज आप बच्चों को शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों को ऑफलाइन चाहिए तो राउस कैरियर इंस्टीट्यूट बल्लूपुर चौक नियर FRI देहरादून, फॉरेस्ट रिसर्च के पास में देहरादून, आप आके विजिट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा लिमिटेड सीट्स है, वैकेंसीज मल्टीपल है, तो बच्चे फास्ट आ रहे हैं और अपनी सीट रिजर्व करवा रहे हैं। आप घर से भी करवा सकते हैं, ऑफलाइन बाद में आ सकते हैं, घर से भी रिजर्व करवा सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं न्यू सेशन में। धन्यवाद, गुड लक एवरीवन।